बेटा हमारा आज का टॉपिक है मैग्नेटिक स्टोरेज। हमने पीछे पढ़े थे, जितने भी डिवाइसेस पढ़े हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, जिसको हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें हमने पढ़ा था रैम और रोम के बारे में। रैम, रोम, कैश मेमोरी, ये सभी डिवाइसेस आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस वो होता है बेटा जिसमें अगर हम लेमन की भाषा में कहें चिप का यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ करते हैं, आईसी का यूज़ करते हैं। आईसी सुनी हुई आप सभी ने? आईसी हमारे फ़ोन में होती है, हमारे कंप्यूटर में है, हमारे टीवी में है, एसी में है। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, मेमोरी चिप सुनी है ना? यस सर। वो मेमोरी चिप अगर यूज़ की जाती है स्टोरेज के लिए, उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी। लेकिन उससे हटके भी हमारे पास कुछ और डिवाइसेस हैं जो स्टोर करने के काम आते हैं, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज। जैसा कि आपको पता है मैग्नेट सभी ने देखी है। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ, जिसको हम कहते हैं प्लस या माइनस। अगर हम किसी वायर में से करंट पास करते हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। इस टेक्निक को हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिक स्टोरेज के लिए। मैग्नेटिक स्टोरेज में कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है? मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। भी हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ड्युअलिटी कहते हैं इसको, दोनों तरफ से जो काम हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ड्युअलिटी प्रिंसिपल। कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू मैग्नेटिक चार्ज and can convert magnetic charge into electrical charge and we can store magnetic charge as well। हम उस मैग्नेटिक चार्ज को स्टोर भी कर सकते हैं। जो हमारे पास नॉर्थ और साउथ साइड होती हैं उनका हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। उसकी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ में डेटा हमारे जो रेज हैं कैसे फ्लो कर रही हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1 से। आया बेटा समझ? कुछ हल्का फुल्का? यस सर। हमारे पास एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट को अगर हम करंट पास करते हैं, एक वायर में करंट पास करते हैं या मैग्नेट सिंपल ले लेते हैं, तो हमारे पास दो साइड होती हैं, नॉर्थ और साउथ। अगर आप दो अलग अलग चुंबक मैग्नेटिक्स लेते हो तो नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं और नॉर्थ रिपेल करते हैं। इट मीन्स कि उनमें से कुछ रेज, कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकलता है जिससे कि वो आपस में या तो जुड़ जाते हैं या वो अलग अलग होने की कोशिश करते हैं। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसी के हिसाब से हम 0 या 1 को कंसिडर करेंगे। आप सभी ने हार्ड डिस्क के बारे में सुना होगा। हार्ड डिस्क होती है हमारे कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क। जी सर। हार्ड डिस्क कैसे काम करती है, क्या क्या होता है उसके अंदर, वो सब पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक डिस्क के अंदर। मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क, जिसका हार्ड डिस्क एक एग्जांपल है मैग्नेटिक डिस्क का। मैग्नेटिक डिस्क मैग्नेटिज्म थ्योरी के ऊपर काम करती है। आप जो डायग्राम देख रहे हो ये वाला हमारी हार्ड डिस्क के अंदर भी ऐसा ही कुछ है। हार्ड डिस्क के अंदर अलग अलग सरफेस हैं। ये सरफेस देख रहे हो, एक सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस। आप ये मान के चलो कि आपके पास बहुत सारी सर्कुलर प्लेट्स हैं।
और उन प्लेट्स को आपने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, और ये बहुत सारी प्लेट्स हैं, एक दूसरे के ऊपर रख दिया और उनको एक आर्म से बांध दिया सेंटर में से, और इसको जो आर्म है सेंटर में उसको हम बोलते हैं स्पिंडल। स्पिंडल का काम होता है इसको घुमाने का काम करेगा। और इस स्पिंडल के साथ ये जो एक आपको प्लेट दिख रही है, इसको नाम दिया जाता है प्लेटर का। प्लेटर क्या नाम होता है? प्लेटर, वन प्लेटर। दिस इज वन प्लेटर, सेकेंड प्लेटर, थर्ड प्लेटर। सर्कुलर आर्क जो आपको दिख रहा है, ये एक सर्कल, इसको एक प्लेट को हम कहते हैं प्लेटर। और इसके साथ, इस पूरे सर्किट के साथ एक और आर्म असेंबली होती है जिसके साथ हेड लगे होते हैं। हेड, रीड राइट हेड, जो डेटा को राइट करने का काम करेंगे और डेटा को रीड करने का काम करेंगे। हम मैग्नेटिक डिस्क के अंदर दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, रीड भी और राइट भी। और हम इसके अंदर वही फार्मूला यूज़ करेंगे मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस का, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल डेटा को स्टोर करने के लिए। अब इसके अंदर क्या है, पूरी की पूरी डिस्क को हमने डिवाइड कर दिया प्लेटर्स के अंदर। ईच प्लेटर कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड ट्रैक्स। यह भी आपको मैं दिखाता हूँ। These tracks are further divided into sectors। ये देखो, आपने प्लेग्राउंड देखा है सभी ने? यस सर। प्लेग्राउंड सर्कुलर होता है ना, सर्कल की फॉर्म में, और उसके ऊपर अगर जो रेस लगाते हैं खिलाड़ी, एक ट्रैक बना होता है, अलग अलग नंबर 1 2 3 4 5 लिखा होता है। देखा होगा प्लेग्राउंड में जहाँ पे रेस लगाते हैं वहाँ ट्रैक्स बने होते हैं। ट्रैक नंबर 1, खिलाड़ी पहला यहाँ दौड़ेगा, दूसरा यहाँ दौड़ेगा, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, नंबर लगे होते हैं। उनको हम कहते हैं ट्रैक। ट्रैक का मतलब है एक सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, उसको हम ट्रैक कहते हैं। हमारा प्लेटर ऐसा था दिखने में, उसको हमने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। ये वाइट वाला, फिर ऑरेंज शेड, फिर वाइट शेड। ये हमारे पास इस तरीके से क्या है, ये अलग अलग ट्रैक्स बना दिए हमने उस एक प्लेटर के अंदर, ऊपर और नीचे के साइड में। और जब ट्रैक बनाते हैं, इन ट्रैक्स के अंदर भी हम छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, यहाँ से यहाँ, इधर से इधर, इधर से इधर। ये आप देख रहे हो बीच में, इनको हमने पार्टीशन कर दिया। इन पार्टीशंस को कहा जाता है सेक्टर। पूरी की पूरी डिस्क जो हमारा प्लेटर है, उसको हम सर्कुलर एरिया में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रैक्स। और ट्रैक को फर्दर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, जिसको हम कहते हैं सेक्टर। देख रहे हो बेटा? बेटा आ रही आवाज? जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। बेटा अगर आप इन दोनों इमेजेस को हम कंबाइन करें तो हमारे पास एक तीसरी इमेज हमें ऐसे शो करेगी कि हमारे पास ये देखो, ये अलग, ये हमारे पास आउटर ट्रैक है, उसके बाद हमारे पास इनर ट्रैक है, फिर उसके बाद और ट्रैक्स बनते जाएंगे। हमने इन ट्रैक्स को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर दिया, S5, S4, S3, S2, S1 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास अलग अलग सेक्टर बनते गए। ये हमारा होता है डिवीज़न। डिवीज़न किसका? एक प्लेटर का डिवीज़न। पहले हमारे पास एक पूरी डिस्क है, उस डिस्क को हमने अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, जिसको हम कहते हैं प्लेटर। प्लेटर के दोनों साइड काम किया जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। हम प्लेटर को पहले ट्रैक्स में डिवाइड करते हैं, ट्रैक्स को फिर सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। अगर हम देखो, एक
ट्रैक है हमारे पास, ये दूसरा ट्रैक है, ये तीसरा ट्रैक है। अगर ट्रैक के ऊपर ट्रैक आएगा तो हमें किस शेप में दिखेगा? अगर एक ट्रैक के ऊपर दूसरा ट्रैक, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, हम अलग अलग प्लेटर लें, अलग अलग प्लेटर का सेम ट्रैक नंबर लें तो हमें इस फॉर्म में दिखाई देगा। ये एक ट्रैक है, ये दूसरे प्लेटर का ट्रैक है, ये तीसरे प्लेटर का सेम डायरेक्शन का ट्रैक है, तो एक क्या बन जाता है? एक सिलेंडर की फॉर्म में बन जाता है। हमारे पास एक सिलेंडर बन गया। ईच ट्रैक ऑन ए कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क कॉन्स्टिट्यूट्स ए सिलेंडर। डिस्क्स आर प्लेस्ड ऑन द अबव द अदर लाइक ए स्टैक टू फॉर्म ए डिस्क पैक। जैसे कि हमने कहा कि एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, चौथी के ऊपर पांचवी, उसको हम कहते हैं स्टैक। टेक्निकली उसको एक स्टैक बोला जाता है, जिसमें पहले नीचे वाली प्लेट, फिर नीचे से दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर, फिर चौथे नंबर, इस तरीके से हमारे पास प्लेट्स काउंट होती हैं, उसको स्टैक का नाम दिया जाता है। अब हमारे पास इस एरिया के बाद एक और आर्म थी। आर्म के साथ दो छोटे छोटे रीड राइट हेड थे, तो वो क्या काम आते हैं? रीड और राइट करने के, जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल आर्म कॉल्ड रीड राइट हेड। जो हम डेटा को डिस्क में लिखना चाहते हैं या डिस्क से रीड करना चाहते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। हेड्स हैज़ टू रीच एट ए पर्टिकुलर ट्रैक एंड देन वेट फॉर द रोटेशन ऑफ प्लेटर। द रोटेशन causes the required sector of the track to come under the head. Each plater has two surfaces, top and bottom, and both the surfaces are used to store the data. Each surface has its own read write head. अब ये क्या है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर प्लेटर है। हम अगर डेटा को रीड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा हेड किस ट्रैक के ऊपर है, हमें वहाँ से उस ट्रैक के ऊपर लेके जाना है जहाँ से हम डेटा रीड करना चाहते हैं। सबसे पहले एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक लेके जाना है। अगर वो बिज़ी है हमारा हेड तो हमें वेट करना पड़ेगा। अगर वो फ्री है तो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक जाएगा। फिर ट्रैक से, जिस ट्रैक पे हम काम करना चाहते हैं, उस ट्रैक से हमें उस पर्टिकुलर सेक्टर तक जाना पड़ेगा, उसको रोटेट करवाना पड़ेगा कि हमें लेफ़्ट साइड में जाना है या राइट साइड में जाना है। हमें पूरा घूम के जाना पड़ेगा उस सेक्टर के ऊपर। जो हमारा स्पिंडल है वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, तो हमें एक ही डायरेक्शन से मूव करके उस सेक्टर तक जाना पड़ेगा। और हमारे पास जो रीड राइट हेड हैं वो दोनों तरफ हैं, प्लेटर के ऊपर भी, प्लेटर के नीचे भी। हम दोनों साइड को यूटिलाइज करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये एक प्लेटर है, ये स्पिंडल है, इसके अंदर हमने ट्रैक्स और सेक्टर ले रखे हैं। ये हमारे पास एक आर्म असेंबली है और ये हमारे रीड राइट हेड है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे हमने कहा स्टैक, तो हम नीचे से काउंट करते हैं हमेशा। सरफेस नीचे वाला 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8, 9, तो टोटल हमारे पास 10 सरफेस हो गए। और हर एक सरफेस के साथ एक रीड राइट हेड लगा हुआ है। देखो हमें इन दोनों के लिए एक ही आर्म की ज़रूरत है, इन दोनों के लिए एक आर्म, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए। जो टॉप और बॉटम में होंगे उनके साथ सिंगल हेड होगा, इसमें टॉप साइड में, इसमें बॉटम साइड में। ये सारे के सारे हेड इसके साथ कनेक्ट होते हैं
और ये शाफ्ट हमारी मूव कर सकती है लेफ़्ट और राइट में, कि हमें कितनी डायरेक्शन में किस ट्रैक पर जाना है, इसकी मूवमेंट पॉसिबल है। और इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशंस पर मिनट, जो ये डिस्क रोटेट करती है, रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब हमारे पास दो चीज़ें आती हैं इसके अंदर, फिक्स हेड और मूवेबल हेड। अभी तक हमने पढ़ा वो था हमारे पास मूवेबल हेड। अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये क्या है, मूवेबल हेड। हम हेड को किसी भी ट्रैक पर ले जा सकते हैं, इसको हम मूव कर सकते हैं लेफ़्ट या राइट में। इस पोजीशन पे हैं, हम आगे आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं, वापस जा सकते हैं। इसको हम कहते हैं मूवेबल हेड। हमारे पास क्या होगा, वन रीड राइट हेड पर साइड। अगर हम मूवेबल हेड लेते हैं तो हमारे पास केवल और केवल एक हेड होगा, और वो क्या होगा, आर्म के साथ जुड़ा होगा। एक जो आर्म हमारे पास है ये वाली, इसके साथ जुड़ा हुआ है। ओनली वन हेड, बट वी कैन हैव ए फिक्स हेड। इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होता है कि जितने हमारे पास ट्रैक्स होंगे इस प्लेटर के ऊपर या नीचे साइड, इस प्लेटर के ऊपर, इस प्लेटर के ऊपर, हर एक प्लेटर के ऊपर नंबर ऑफ ट्रैक्स सेम रहेंगे। नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑन ईच प्लेटर्स आर सेम। हम अलग अलग नहीं ले सकते। तो उस केस में क्या होता है, हम हर एक ट्रैक के लिए हमारे पास एक रीड राइट हेड होगा। इसका मतलब है जितने ट्रैक्स होंगे एक साइड में, उतने हमारे पास रीड राइट हेड होंगे। एक साइड में उतने ही रीड राइट हेड होंगे नीचे वाले साइड में। सो द नंबर ऑफ रीड राइट हेड्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ट्रैक्स। उस केस में हमें ये आर्म मूव नहीं करनी, हमें सिर्फ इसको मूव करवाना है। हमारा ये जो स्पिंडल है यहाँ पर, ये मूव करेगा एक ही डायरेक्शन में। हेड्स फिक्स रहेंगे, हेड मूव नहीं करेंगे, ये मूव नहीं करेगा, केवल रोटेशन में मूव करेंगे बस। कि हमें एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे जाने के लिए उसको घुमाना पड़ेगा। हमें हेड को लेफ़्ट या राइट में मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किस केस में, अगर हम फिक्स हेड लेते हैं तो। क्लियर है बेटा यहाँ तक? गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. आर यू गेटिंग? समझ आ रहा है बेटा? सर थोड़ा फिक्स में Yes, है, sir. हेड वाला दोबारा बताना सर थोड़ा। फिक्स हेड वाला यस सर, देखो रिपीट बेटा, कर दो सर थोड़ा सा। ये देखो, आप इसको ध्यान से देखो। ये क्या है, अगर हम एक ही हेड लेते हैं, एक ही हेड लेते हैं एक प्लेटर के ऊपर एक साइड में, तो हमें हर एक सेक्टर पे जाने के लिए, हर एक ट्रैक पर जाने के लिए हेड को मूव करना पड़ेगा। सिंगल हेड है, हम अगर मान लो इस पोजीशन पर हैं और हमें अंदर जाना है, तो हमें हेड को यहाँ से यहाँ लेके जाना पड़ेगा या यहाँ से यहाँ लेके जाना पड़ेगा। इसका मतलब है हमें इस शाफ्ट को हमें मूव करना पड़ेगा, ऐसे लेफ़्ट या राइट में मूव करना पड़ेगा। ये तो है हमारे पास मूवेबल हेड, जिसमें एक ही हेड है, सिंगल हेड है, सिंगल हेड सिंगल साइड। मान लो अगर आप हर एक ट्रैक के ऊपर, हर एक ट्रैक के ऊपर एक हेड रख देते हो, तो क्या हमें इसको मूव करने की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फिक्स हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर हेड है, दूसरे ट्रैक पर हेड है, तीसरे पर हेड है, चौथे पर हेड है, पांचवें पर हेड है, तो हमारे पास एक ही साइड में 5 हेड आ गए।
इसका मतलब है जितने ट्रैक उतने हेड, निचली साइड में जितने ट्रैक उतने ही हेड। हमें इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस शाफ्ट को घुमाना है ताकि हम पर्टिकुलर सेक्टर पे पहुंच सकें। हमें एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक ट्रैक के ऊपर हमारे पास हेड मौजूद है, हमें सिर्फ उसको हेड को घुमाना है। हमें स्पिंडल को घुमा के हमारे जो प्लेटर है सिर्फ उसको घुमाना है ताकि हम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर उसी ट्रैक पे पहुंच सकें। क्लियर है बेटा? ओके सर। ये देखो, ये कुछ इस तरह दिखाई देता है हमारी हार्ड डिस्क के अंदर। अगर किसी ने हार्ड डिस्क खोली हो, देखी हो, तो हमारी हार्ड डिस्क के अंदर कुछ बिल्कुल बारीक बारीक ऐसा होता है। सेम वही चीज़ें हैं, प्लेटर, ट्रैक्स, स्पिंडल, हर एक हमारे पास रीड राइट हेड होते हैं और एक्सेस आर्म्स होती हैं। ये हमारी हार्ड डिस्क का एक इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अब बात आती है कि हम अपने डिस्क के जो पैरामीटर्स हैं उसको किस तरीके से नापते हैं। जो हमारी हार्ड डिस्क की स्पीड, हम देखते हैं कि हमारी हार्ड डिस्क की स्पीड कैसी होनी चाहिए या हमारी हार्ड डिस्क किस फॉर्म में हमें अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है, उसको कहा जाता है डिस्क सर्विस टाइम या डिस्क एक्सेस टाइम। और उसको हम कहते हैं टाइम टेकन बाय द डिस्क टू कंप्लीट वन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। अगर हमने डेटा को रीड करना है या राइट करना है, उस डेटा को रीड करने में या राइट करने में कितना टाइम लगता है उसको कहा जाता है डिस्क एक्सेस टाइम या डिस्क सर्विस टाइम। टाइम टेकन टू कंप्लीट एन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट इज कॉल्ड डिस्क एक्सेस टाइम या सिंपली इसको एक्सेस टाइम भी बोला जाता है। हमारे पास जो डिस्क एक्सेस टाइम है या एक्सेस टाइम है वो टोटल 5 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है सीक टाइम, हम डिस्कस करेंगे सारे। दूसरा रोटेशनल लेटेंसी, तीसरा डेटा ट्रांसफ़र रेट, चौथा कंट्रोलर ओवरहेड, पांचवा क्यूइंग डिले। 5 पैरामीटर हैं जिसके ऊपर हमारा एक्सेस टाइम डिपेंड करता है। अब ये क्या है वन बाय वन। पहला है सीक टाइम। सीक टाइम क्या है? टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड टू रीच द डिजायर्ड ट्रैक इज कॉल्ड सीक टाइम। ये हम बात कर रहे हैं जब हमारे पास सिंगल हेड होता है, सिंगल हेड, तो हमें एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने में कितना टाइम लगा उसको कहा जाता है सीक टाइम। द टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड टू रीच द डिजायर्ड ट्रैक इज कॉल्ड सीक टाइम। और ये सबसे मेन कंपोनेंट है कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने में जितना टाइम लगता है सबसे ज़्यादा वही टाइम होता है। लोअर द सीक टाइम फास्टर द आईओ ऑपरेशन। जितना कम टाइम लगेगा उतनी हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी। दूसरा है रोटेशनल लेटेंसी। अगर हम पर्टिकुलर ट्रैक पर पहुंच जाते हैं, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर आ गए, तो उस ट्रैक में हमें उस सेक्टर पर जाने में कितना टाइम लगा। द टाइम टेकन बाय द डिजायर्ड सेक्टर टू कम अंडर द हेड इज कॉल्ड रोटेशनल लेटेंसी। उसी ट्रैक में जिसमें हम काम करना चाहते हैं, हमें जिस सेक्टर में काम करना है वहां तक जाने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल लेटेंसी। हम इसको
एवरेज रोटेशनल लेटेंसी मान के चलते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे जाने में हम एवरेज लेके चलेंगे सभी की, उसको हम कहते हैं एवरेज रोटेशनल लेटेंसी, हाफ ऑफ टाइम टेकन फॉर फुल रोटेशन। पूरे प्लेटर को घुमाने में जो आधा टाइम है वो हमारा है एवरेज रोटेशनल लेटेंसी। तीसरा हमारा डेटा ट्रांसफर रेट, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट पासिस अंडर रीड राइट हेड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफर रेट। हम कितने टाइम में हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट passes under the read head in a given amount of time। हम कितने टाइम में कितना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसको हम कहते हैं डेटा ट्रांसफ़र रेट। और हमने कितने टाइम में डेटा ट्रांसफ़र किया उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र टाइम। तो हमारे पास 3 पैरामीटर मेन है, डेटा ट्रांसफ़र रेट, रोटेशनल लेटेंसी और सीक टाइम। ये तीनों का जो जोड़ है वो हमारा होता है एक्सेस टाइम। जो कंट्रोलर ओवरहेड है और जो लास्ट वाला है 5वां, उनको हम कॉमन मांगते हैं सबके लिए। जो हमारा कॉमन है वो है कंट्रोलर ओवरहेड। मीन्स मैग्नेटिक डिस्क को मैनेज करने में जितना टाइम लगता है, द ओवरहेड imposed by the disk controller is called controller overhead। और 5वां हमारे पास है क्यू डिले मीन्स अगर आपके हार्ड डिस्क बिजी है तो वहाँ पर जो वेटिंग टाइम है, हमें कितना टाइम वेट करना पड़ा हमारे डिस्क को फ्री होने के लिए, उसको हम कहते हैं क्यूइंग डिले टाइम। तो जो मेजर फैक्टर हैं वो हमारे 3 हैं, बाकी जो 2 हैं हमारे पास ओवरहेड और क्यू डिले, हम इनको सबके लिए कॉमन मान के चलते हैं। तो हम अगर हम शो करना चाहें डायग्राम से तो एक्सेस टाइम क्या होगा, ये हमारा एक प्लेटर है। हम इस प्लेटर में मान लो कहीं बाहर किसी ट्रैक पर यहाँ पर हैं, ये हमारा आर्म है और ये हमारा एक आउटर ट्रैक और ये इनर ट्रैक। ये रेड लाइन दिख रही है बेटा सबको? ये रेड एरो यस सर दिख रही है। यस सर। बेटा ये हमारा जो पिछला पॉइंट है ये वाला, ये हमारा आउटर ट्रैक है। इस ट्रैक से इस ट्रैक तक दिख रही है सर। एरो पॉइंट तक आने में जो टाइम लगेगा, आउटर ट्रैक से एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर आने में जो टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक, उसको हम कहते हैं सीक टाइम। ये क्या है? सीक टाइम। अब हम इस पॉइंट पे पहुँच गए, हम एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर आ गए, लेकिन हमें इस ट्रैक के ऊपर जहाँ पर जाना है, इस सेक्टर पर जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, जहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा जहाँ तक, उसको हम कहते हैं रोटेशनल लेटेंसी। अब तीसरा आता है डेटा ट्रांसफ़र टाइम। हमें यहाँ पर कितना टाइम लगा, इस सेक्टर के अंदर कितना टाइम लगा डेटा को ट्रांसफ़र करने में, उसको हम कहते हैं डेटा ट्रांसफ़र टाइम। टाइम टेकन टू ट्रांसफ़र द डेटा अंडर द हेड, उस हेड के अंदर हमें कितना टाइम लगा। इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम मिला दें, यहाँ से लेके जहाँ तक, उसको हम कहते हैं एक्सेस टाइम फॉर द डिस्क। क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम फॉर द डिस्क, या डिस्क एक्सेस टाइम, या एक्सेस टाइम। आया समझ?
एक्सेस टाइम क्या है? यस सर, एक क्वेश्चन है हाँ, सर। जो पीक टाइम है, थोड़ा तेज बोलो बेटा। पीक टाइम में सर एवरेज टाइम कितना होता है कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने के लिए? बेटा जो एवरेज टाइम था वो वाला पूछ रहे हो? हाँ जी। बेटा देखो, अब हमें यहां से जाने में कितना टाइम लगा, ठीक है? अब यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, या यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा इस पॉइंट तक, या यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, हम उस टाइम को एवरेज टाइम लेके चलते हैं कि जो टाइम डिस्क पूरा यहां से लेके यहां तक ऐसे घूमती है उसका हम एवरेज मान के चलते हैं कि हमारे पास यहाँ से पूरा घूमने में मान लो हमारे पास 10 मिली सेकेंड लगे, तो हम ये मान के चलते हैं कि कहीं तो 1 सेकेंड लगेगा मिली सेकेंड, कहीं 2, कहीं 3। हम सबको कॉमन एवरेज मान के चलते हैं। कई बार जब हमें हैवी कैलकुलेशन करनी होती है तो, ठीक है? अब हमारे पास आता है स्टोरेज। स्टोरेज कैसे होती है? हमारे पास इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो क्या होता है, हर एक ट्रैक की क्या कहता है, ऑल द ट्रैक्स ऑफ द डिस्क हैव द सेम स्टोरेज कैपेसिटी। जितने भी ट्रैक हैं सभी की कैपेसिटी सेम है। जो अब देखो, अगर कैपेसिटी सेम है तो जो अंदर वाला ट्रैक है उसका साइज कम है, जो सबसे बाहर है उसका साइज सबसे बड़ा है, लेकिन कैपेसिटी सेम है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के अंदर, चाहे वो इनर हो चाहे आउटर हो, हम सेम डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो डेंसिटी है वो हर एक ट्रैक की अलग अलग है। साइज कम होने पे अगर ज़्यादा डेटा आ सकता है उसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी। छोटी सी जगह पे ज़्यादा डेटा स्टोर करते हैं उसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी। ज़्यादा जगह पे उतना ही डेटा स्टोर करना हो उसको हम कहेंगे लो डेंसिटी। तो हमारे पास क्या है, all the tracks of the disk have the same storage capacity, and because of this each track has different storage density. It means what? Density decreases, कम हो रही है as we move from one track to another track away from the center. सेंटर से हम जब बाहर की तरफ आ रहे हैं तो स्टोरेज डेंसिटी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि हर एक की कैपेसिटी बराबर है। तो हम कह सकते हैं जो सबसे अंदर वाला हमारा ट्रैक है, इनर मोस्ट, हैज़ द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी डेंसिटी, एंड आउटर मोस्ट ट्रैक हैज़ मिनिमम स्टोरेज डेंसिटी। ठीक है बेटा?